students, in this video we will discuss about some GATE previous year questions. These previous year questions are from first law of thermodynamics and steady flow energy equations. The topics which are work and heat transfer, basic concepts and ideal gas equations. Regarding these topics, GATE previous year questions we have already discussed in previous videos. You can refer that to solve the previous year questions related to these topics. Here we will discuss about some GATE previous year questions which are related to first law and SFEE. So we will start our discussion with this GATE 2011 problem. This is question number 23. 22 questions we have already discussed. So let's start our discussion. The content of a well insulated tank are heated by a resistor of 23 ohm. We are having a well insulated tank, okay? It means there is no heat transfer across the tank. If I am considering this to be the well insulated tank, what does it mean here? There will be no heat transfer across the system. So basically Q is 0. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि there will be no heat loss, there is no heat transfer. अब देखिए इन्होंने बोला है कि this insulated tank is heated by a resistor of 23 ohm with 10 ampere current is flowing. इसका मतलब क्या है कि हमने एक रजिस्टर से कुछ करंट सप्लाई किया है, ठीक है, दैट इज 10 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज 23 ओम. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हमने कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोज में डिस्कस किया है कि दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफ़र. ये हमने सिस्टम में इलेक्ट्रिक वर्क ट्रांसफ़र किया है, ठीक है. जब हम इलेक्ट्रिक वर्क ट्रांसफ़र की वैल्यूज़ निकालेंगे, सो दैट इज़ नथिंग बट हियर हमें करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है. तो रेट ऑफ वर्क ट्रांसफ़र, ये बेसिकली वी आर सप्लाइंग द वर्क टू द सिस्टम. ये बेसिकली वर्क इनपुट है, ओके. तो हम साइन कन्वेंशन जो लेंगे उसी के हिसाब से हम हमारा आंसर पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे, ओके. सो देखते हैं इसमें क्या साइन कन्वेंशन दे रखा है. इन्होंने बोला है द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम आर पॉजिटिव. मतलब इन्होंने स्टैंडर्ड जो साइन कन्वेंशन जो हम लेते हैं वही कंसिडर किया है, ठीक है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है. इलेक्ट्रिकल वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को. सो द रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर विल बी I² R, और साइन कन्वेंशन के साथ मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा यहाँ पे क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है. सो दिस विल बी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली 10 एम्पियर. सो 10² the resistance is 23 ohm. If I am going to solve the value of work transfer, rate of work transfer, that is minus of 100 into 23, that is coming out to be minus 2300 watt. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर किलोवाट में, सो आई एम गेटिंग माइनस 2.3 किलोवाट, ओके. सो ये मैंने वर्क ट्रांसफ़र कैलकुलेट किया है. सो देखिए इन्होंने बोला है कि द रेट ऑफ हीट एंड वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी, ओके. सो आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है. दिस इज अ वेल इंसुलेटेड टैंक. वी हैव सप्लाइड द इलेक्ट्रिकल वर्क टू द सिस्टम दैट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ I² into R. और ये इलेक्ट्रिकल वर्क हम वी आर सप्लाइंग टू द सिस्टम. सो वर्क इनपुट है तो बेसिकली नेगेटिव होगा, ओके. क्योंकि साइन कन्वेंशन इन्होंने क्या बोला, देखो, कंसिडर द टैंक अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. हमने टैंक को ही सिस्टम लिया है, ओके. अब इसमें साइन कन्वेंशन बोला है कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा, ओके. हीट, और फिर इन्होंने बोला है कि द हीट वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी, ओके. ये हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए हीट लॉस बेसिकली 0 है तो Q तो 0 होगा. तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है. अब वर्क हमने कैलकुलेट किया, वर्क ट्रांसफर दैट इज माइनस 2.3, ओके, क्योंकि इनपुट है टू द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो देखो नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव देखिए इसी में है, ये 0 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा. तो हमारा देखिए आंसर तो आ चुका है. लेकिन हम यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सॉल्व करके देखेंगे कि हाउ इट इज प्लस 2.3. So I am going to apply first law of thermodynamics, okay. So if I am going to take this to be a closed system और हमने ये heat supply किया during a process and this is the amount of work transfer, then the Q minus W that is basically equals to change in internal energy, okay. So कितना हमने heat transfer किया है यहाँ पे, what is the amount of heat transfer across the boundary, ये 0 है क्योंकि insulated walls है. तो 0 माइनस वर्क ट्रांसफ़र कितना है, माइनस 2.3, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा U.
सो देखिए डेल्टा यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.3 किलोवाट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू प्लस 2.3 किलोवाट. तो अब प्रॉपर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है. ठीक है, तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल वर्क का था, साइन कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए था. इसके अलावा हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके हमने देखिए यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है. वी विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज गेट 2011 प्रॉब्लम. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 24, गेट 2011. द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ अ स्टीम at the inlet and outlet of a steam turbine in a Rankine cycle are given. तो रैंकाइन साइकिल के बारे में देखिए, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. ये वैसे ये पावर प्लांट में आप पढ़ते हो रैंकाइन साइकिल के बारे में. यहाँ पे आपको टर्बाइन के इनलेट और एग्जिट के ऊपर इंथैल्पीज गिवन है. ओके, तो जब आपको इंथैल्पी डिफरेंस पता है अक्रॉस द टर्बाइन इनलेट एंड आउटलेट, देन यू कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन. तो देखिए ये आप SFEE से भी कैलकुलेट कर सकते हो. हम SFEE की जब आप इक्वेशन आपने डिराइव किया है फॉर अ टर्बाइन, तो हम SFEE का इक्वेशन लिखते हैं H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z1 प्लस Q दैट इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z2 प्लस W. आई होप ये इक्वेशन आपको क्लियर है. ये SFEE का इक्वेशन है. जब भी हम किसी डिवाइस में SFEE अप्लाई करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ डिवाइस लाइक नोजल, टर्बाइन, कंप्रेसर, पंप, सो वी राइट डाउन दिस इक्वेशन. ये हम मॉर्निंग वाले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं SFEE के बारे में. तो जो यदि आपको क्लियर नहीं है, सो यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. तो ये मैंने वहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया है. अब देखो यहाँ पे हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म नेग्लेक्ट कर रहे हैं. कोई हीट लॉस यदि गिवन नहीं है तो हम मानते हैं कि दिस इज बेसिकली इंसुलेटेड, देयर इज नो हीट लॉस. अब हमें बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन. तो देखिए यहाँ पे जो W का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट H1 माइनस H2. ठीक है, सो जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है टर्बाइन से दैट इज H1 माइनस H2. तो देखो इंथैल्पीज दे रखी है इनलेट और एग्जिट पे. ओके, सो टर्बाइन बेसिकली इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ टर्बाइन, तो देखो यहाँ पे दिस इज अ एक्सपेंशन डिवाइस लाइक दैट. सो यहाँ पे जो इंथैल्पी है H1 वर्किंग फ्लूइड आ रहा है, वो इंथैल्पी दे रखा है 2800 किलो जूल पर केजी. जो द फ्लूइड विच इज लिविंग द टर्बाइन उसका इंथैल्पी हमें दे रखा है 1800. तो जब इनका डिफरेंस मैं लेता हूँ H1 माइनस H2 दैट इज नथिंग बट W. देखो हमने डिराइव किया है इक्वेशन. सो दिस H1 माइनस H2 बेसिकली मीन्स 2800 माइनस 1800, दिस इज बेसिकली W. अब ये जो यूनिट है इसका ये आ जाएगा 1000 किलो जूल पर केजी इज द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टर्बाइन. टर्बाइन ने इतना वर्क प्रोड्यूस किया. अब जो अगला पार्ट है इन्होंने बोला है कि नेग्लेक्टिंग पंप वर्क. वी आर नेग्लेक्टिंग पंप वर्क, तो वर्क सप्लाई जो हम पंप को करेंगे वो नेग्लेजिबल है. तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट वर्क प्रोड्यूस हुआ है सिस्टम से इस कंप्लीट साइकिल में वो हुआ है 1000 किलो जूल पर केजी. क्योंकि पंप को तो कुछ सप्लाई करना पड़ नहीं रहा हमें. वी आर नॉट सप्लाइंग एनी वर्क टू द पंप. जो भी टर्बाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज बेसिकली नेटवर्क आउटपुट. ओके, तो देखिए नेटवर्क जो होता है बेसिकली वो हम डिफाइन करते हैं टर्बाइन वर्क W टर्बाइन माइनस W पंप. जो पंप को हमने सप्लाई किया है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो टर्बाइन ने प्रोड्यूस किया 1000, पंप वर्क नेग्लेजिबल है. सो जो नेट वर्क हमारे पास आया है दैट इज नथिंग बट 1000 किलो जूल पर केजी. अब इन्होंने जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो नेटवर्क नहीं पूछा है. क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट द स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन इन केजी पर किलोवाट आवर. तो देखो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन को यदि हम ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन. सो देखिए यहाँ पे इसको हम पहले समझते हैं कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है. स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, और दूसरा इन्होंने यूनिट भी गिवन है. यूनिट क्या गिवन है इन्होंने, केजी पर किलोवाट. इसका जो यूनिट है दैट इज गिवन हियर केजी पर किलोवाट आवर. ओके, ये हमें यूनिट गिवन है इसका. अब देखो इसका मतलब होता है कि कितना मास ऑफ स्टीम यूज हुआ टू प्रोड्यूस ए नेटवर्क ऑफ 1 किलोवाट आवर. तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि मास ऑफ स्टीम कितना कंजम्पशन हुआ
टू प्रोड्यूस 1 kWh ऑफ वर्क, 1 kWh, ये 1 kWh नेटवर्क है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना मास ऑफ स्टीम कंज्यूम हुआ है। ओके, तो जो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। इससे क्या होगा, देखिए जो डब्ल्यू नेट है वो आपको गिवन है किलो जूल पर केजी में जनरली गिवन होता है, ये बेसिकली स्पेसिफिक वर्क होता है। और जब इससे स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन निकालते हैं तो वी विल मेक अ फॉर्मूला दैट इज 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा केजी पर किलोवाट आवर, कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम। देखिए हमारे पास जो वर्क है दैट इज इन किलो जूल पर केजी। ओके, सो जब मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो 1/W करता हूँ तो यहाँ पे किलो जूल आएगा और ऊपर केजी आएगा। और जब हम किलो जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करते हैं तो जब इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ सो दिस इज नथिंग बट 1/W। ओके, अब देखिए इस किलो जूल को जब मैं किलोवाट आवर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि 1 kWh दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 3600 किलो जूल। ओके, ये जो 3600 किलो जूल के बराबर होगा, सो 1 किलो जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलो जूल विल बी इक्वल्स टू 1 किलो जूल विल बी इक्वल्स टू 1 kWh अपॉन 3600। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इस किलो जूल वाले टर्म को रिप्लेस करते हैं किलोवाट आवर से तो क्या आएगा, देखिए केजी अपॉन किलोवाट आवर अपॉन 3600 आएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, ओके, सो जो यहाँ पे इसका मतलब जब हमने इसको यूनिट को कन्वर्ट किया है सो आई विल बी गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ 3600 अपॉन वर्क नेट। सो आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर आप यूनिट्स को ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको आसान लगता है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए फॉर्मूला लगाते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का दैट इज नथिंग बट 3600 अपॉन वर्क नेट। सो यहाँ पे 3600 डिवाइड बाई वर्क नेट कितना है 1000, तो ये कैंसिल होके कितना आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू 3.6। जो आंसर आ रहा है दैट इज नथिंग बट 3.6 किलो केजी पर किलोवाट आवर, तो आंसर विल बी ए। सो देखो पहले हम नेटवर्क निकालेंगे, नेटवर्क निकालने के बाद हम स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन का ये फॉर्मूला लगा देंगे 3600 अपॉन वर्क नेट। यदि आप याद नहीं रख सकते हैं तो बेसिकली देखो इस यूनिट को आपको किलो जूल पर केजी को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, केजी पर किलोवाट आवर में, इसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, और रेसिप्रोकल लेके जो किलो जूल है उसको आपको कन्वर्ट कर देना है किलोवाट आवर में। तो किलो जूल को जब किलोवाट आवर में कन्वर्ट करोगे so that will be equals to kilowatt hour upon 3600, 1 kilojoule will be equals to kilowatt hour upon 3600। ओके, तो यहाँ पे जब किलो जूल को आपने किलोवाट आवर अपॉन 3600 किया तो 3600 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाता है 3600 अपॉन वर्क नेट। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज गेट 2011 प्रॉब्लम। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन अ लार्ज रिजर्वायर आर 400 Kelvin and 3 bar respectively. The converging diverging nozzle of exit area 0.005 meter square is fitted to the wall of the reservoir as shown in figure। देखिए यहाँ पे we are having a converging diverging nozzle, the pressure of air at the exit section of for isentropic flow। तो ये बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे फ्लो कैसा है, आइसेंट्रोपिक है थ्रू द नोजल, और प्रेशर एट द एग्जिट कितना है 50 किलो पास्कल है। अब characteristic gas constant, the ratio of specific heats are given, we have to find out the density of air at the exit of the nozzle। okay, so देखो this is basically converging diverging nozzle। ये converging diverging nozzle है, इसमें हमें exit area दे रखा है और exit पे प्रेशर कितना दे रखा है दैट इज 50 किलो पास्कल। यहाँ पे exit पे जो प्रेशर है दैट इज 50 किलो पास्कल। इनलेट पे जो प्रेशर और टेम्परेचर हमें गिवन है 400 Kelvin एंड 3 बार रेस्पेक्टिवली। ओके, सो मैं कह सकता हूँ कि P1 इज बेसिकली 400 किलो पास्कल, P1 जो है वो 3 बार गिवन है, P1 इज 3 बार, यहाँ पे 3 बार गिवन है, और T1 है वो 400 Kelvin गिवन है। प्रेशर हमें पता है एग्जिट के ऊपर, तो हम एग्जिट पे टेम्परेचर निकाल लेंगे पहले। क्यों, कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ आइसेंट्रोपिक फ्लो है ना, तो आइसेंट्रोपिक फ्लो गिवन है, आइसेंट्रोपिक फ्लो गिवन है, तो यहाँ पे हम
we can apply the T2 by T1 which is equals to P2 by P1 raised to power gamma minus 1 upon gamma. This is equals to V1 by V2 raised to power gamma minus 1. गामा माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, रेज टू पावर गामा माइनस 1. सो देखो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मॉर्निंग वाली वीडियोस में. ये हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा तो पी वी रेज टू पावर गामा हम लगा सकते हैं, ठीक है. और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वी कैन अप्लाई पी वी रेज टू पावर गामा. तो देखो T2 हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, कितना होगा. T1 हमें गिवन है 400 केल्विन, प्रेशर फाइनली 50 था, इनिशियल प्रेशर है 300 रेज टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपके पास जो T2 का वैल्यू आएगा दैट इज़ 239.734 केल्विन. ओके, now we have to calculate the value of temperature, the density we have to find out. Okay, at the exit temperature हमने निकाल लिया है, तो we can apply ideal gas equation. If we apply ideal gas equation we can calculate the density at the exit. So देखो P equals to rho into RT, that is basically ideal gas equation. So pressure is basically how much, that is 50 kilopascal, that is density we have to calculate. The characteristic gas constant is 0.287, temperature is given 239.734. From here we can find out the value of density, that is 0.726 kg per meter cube. जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, you will be getting the density will be equals to 0.726. So the answer will be C. Okay, you will be getting this answer. You can verify it. You have to solve properly with your calculator, ठीक है. You will be getting this answer. अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज गेट 2011 प्रॉब्लम. अगेन इसी का पार्ट है ये. इसी सेम प्रॉब्लम में हमें बताना है कि व्हाट इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द नोजल. ओके, तो देखिए अभी हमने वी हैव कैलकुलेटेड द डेंसिटी एट द एग्जिट. जब हमें डेंसिटी एट द एग्जिट हमें कैलकुलेट किया तो आई एम गेटिंग 0.727. ओके, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है. अब जब आपको डेंसिटी पता है तो जब आपको मास फ्लो रेट निकालना है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि दैट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, उससे आपका मास फ्लो रेट आ जाएगा. अब एरिया ऑफ द, ये डेंसिटी एग्जिट सेक्शन पे है, ठीक है, तो एरिया ऑफ द एग्जिट सेक्शन आपको लेना पड़ेगा. तो देखो एग्जिट एरिया इन्होंने दे रखा है 0.005 मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखिए सेम प्रॉब्लम है. द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द लार्ज of air in a large reservoir are 400 Kelvin and 3 bar respectively. The converging diverging nozzle of exit area 0.005 meter square is fitted to the wall of a reservoir. The static pressure of the air at the exit section for isentropic flow through the nozzle is 50 kilopascal. Pressure exit पे दे रखा था. Characteristic gas constant and ratio of specific heats is 0.287 kilojoule per kg Kelvin and 1.4 respectively. We have to find out the mass flow rate of air. So the mass flow rate of air will be equals to density into area into velocity. So the density we have calculated, area we are given. Now we have to find out the velocity at the exit of the nozzle. तो जब velocity of the exit of the nozzle निकालना पड़ेगा हमें, तो we will apply SFEE. तो SFE इक्वेशन हम नोजल के लिए अप्लाई करते हैं. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000, ठीक है, प्लस Q प्लस G इंटू Z1. दिस इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z2 प्लस W, ठीक है, W. देखो ये जो इक्वेशन है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की है SFE की वीडियो वाले मॉर्निंग वाली वीडियोज़ में. तो आप SFE का वीडियो देख सकते हो वहाँ से यदि आपको इक्वेशन क्लियर नहीं है. तो नोजल के लिए हमने वहाँ पे इक्वेशन वैसे प्रॉपर सॉल्व किया है. तो देखो कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, काइनेटिक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू नेग्लेक्ट, देयर इज बेसिकली नो हीट लॉस गिवन हियर. अब इनलेट वेलोसिटी जो होगा नोजल में कुछ भी गिवन नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज़ नेग्लिजिबल. C1 इज बेसिकली वेरी वेरी लेस देन C2. तो ये बेसिक अजम्पशन के साथ हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला. तो ये C2 कितना आएगा 2000 इंटू H1 माइनस H2. तो जब C2 का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2000 इंटू H1 माइनस H2. H1 माइनस H2 इज नथिंग बट CP इंटू T1 माइनस T2. इंथैल्पी यहाँ पे हमें वर्किंग फ्लूइड एयर है
तो इंथैल्पी चेंज कैन बी अज्यूम्ड आइडियल गैस अज्यूम करेंगे हम। तो आइडियल गैस के केस में इंथैल्पी चेंज विल बी Cp इंटू डेल्टा टी। तो Cp देखो कितना आएगा 1.005 एयर के केस में। सो 1.005 इंटू T1 माइनस T2 लिखना है, ठीक है। सो Cp इंटू यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज T1 माइनस T2। तो T1 कितना है 400 और T2 कितना कैलकुलेट किया हमने 239.734। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास C2 का वैल्यू आएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 2000 इंटू 1.005 इंटू 400 माइनस 239.734। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास C2 का वैल्यू आ जाएगा 567.42 मीटर पर सेकेंड। ओके, 567.42 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ द C2 वी हैव कैलकुलेटेड, मतलब वेलोसिटी एट द एग्जिट आपको पता है, तो मास फ्लो रेट क्या होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने निकाल लिया C2, तो देखिए डेंसिटी हमारे पास आया है 0.727, एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया इज गिवन इन द प्रॉब्लम एट द एग्जिट 0.005 एरिया गिवन है, एग्जिट पे एरिया हमें गिवन है 0.005। वेलोसिटी हमें कैलकुलेट कर चुके हैं 567.42। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आई एम गेटिंग मास फ्लो रेट विल बी 2.06 kg पर सेकेंड। ओके, तो आपको यूनिट्स भी क्लियर होना चाहिए इसमें, ठीक है। देखिए डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी का यूनिट क्या है यहाँ पे, डेंसिटी का यूनिट होगा kg पर मीटर क्यूब। देखो kg पर मीटर क्यूब होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा और वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो देखो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर kg पर सेकेंड में आए, ठीक है। तो आंसर इज इन kg पर सेकेंड। तो यूनिट आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। द इक्वेशन शुड बी, जो भी जैसे आप SFE वाला इक्वेशन आप डिस्कस हमने यहाँ लिखा है, तो इस इक्वेशन में जो भी टर्म आप लिख रहे हो ऑल शुड बी इन सेम यूनिट्स। यदि जैसे यूनिट इम्बैलेंस हो जाएंगी तो हम प्रॉपर आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। इट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें देखिए SFE का यूज हुआ है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे हमने मास फ्लो रेट कैलकुलेट किया है एग्जिट ऑफ द नोजल पे, दैट वी हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। आई होप आपको क्लियर है। इफ़ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है, इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन